अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवेल गिरदाब की 15वीं किस्त सुनते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो? इसकी ललकार पर वो दोनों तेजी से पलटे। इसी वक्त उसने फिजा में फैली पेट्रोल की बू महसूस की और इसी पल उस पर जाहिर हो गया कि वो क्या करने जा रहे हैं। रुक जाओ! चीखने के अंदाज में बोलता हुआ आफताब तेजी से उनकी तरफ लपका, लेकिन इससे थोड़ी ताखीर हो गई थी। इसके इन लोगों तक पहुंचने से कबल ही फिजा में एक शोला सा उभरा। यह नन्हा सा शोला माचिस की जली हुई तीली का था, जिसने तीली जलाने वाले के हाथ से तेजी से नीचे का सफर तय किया और देखते ही देखते खौफनाक शोले भड़कने लगे। इन शोलों को भड़काने के जिम्मेदारों ने रुक कर आफताब का मुकाबला करने के बजाय फुर्ती से राह फरार इख्तियार कर ली, लेकिन वो इस सारे मंजर को देखकर खुद बुरी तरह भड़क उठा था कि इन्हें भागने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ वो इन लोगों की तरफ लपका और भागने वालों में से एक की गर्दन दबोच ली। अपने साथी को पकड़ा जाता देखकर दूसरा शख्स जो जरा आगे निकल गया था वापस पलटा और आफताब के पेट में लात रसीद करते हुए अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त उस पर जुनून सवार था और वह लात से हरगिज भी काबू में नहीं आ सकता था। पहले शख्स की गर्दन बाएं हाथ में जकड़े जकड़े उसने खुद पर हमला करने वाले दूसरे शख्स की नाक पर दाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा और फिर इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसके साथी को इस अंदाज में धकेला कि दोनों के सर एक दूसरे से बुरी तरह टकराए और दोनों के हलक से जोरदार चीखें निकली, मगर फिर वो दोनों संभल गए और खूंखार अंदाज में उसकी तरफ लपके। उन्होंने उसके दोनों पहलुओं से उस पर हमलावर होते हुए उसके चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। बैक वक्त दोनों के मुक्के अपने चेहरे की तरफ बढ़ते देखकर वो यकदम नीचे बैठ गया और दोनों हाथों की कोहनियों को इस्तेमाल करते हुए उनके जिस्म के निचले हिस्से पर नाजुक मकामात पर ज़रबें लगाईं। इसके एकदम नीचे जाने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के मुक्कों की जद पर आ गए थे। इस पर से ये ज़रब लगी तो बिलबिला उठे और नीचे बैठे हुए आफताब को उठने का मौका दिए बगैर उस पर पिल पड़े। कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? आफताब, क्या ये तुम हो? इसी वक्त फिजा में मुनीब की घबराई हुई आवाज़ उभरी। बहुत गहरी नींद में होने के बायस उसकी आंख जरा मुश्किल से खुली थी और इर्द गिर्द की सूरत हाल से वो घबरा गया था। आग के भड़कते शोलों ने सारी फिजा पर हैबत सी तारी कर दी थी और इन शोलों की रोशनी में 3 अफराद एक दूसरे से बरसरे बेकार नजर आ रहे थे। इनमें से 2 के चेहरों पर स्याह नकाब थे, जबकि तीसरे फर्द को उन्होंने अपनी जद पर लिया हुआ था। वो इनके दरमियान घिरा होने की वजह से वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़ों की वजह से मुनीब ने अंदाजा लगा लिया था कि वो आफताब है। खबरदार करीब मत आना वरना गोली मार दूंगा। लड़ने वालों में से एक ने अपना हाथ रोककर कुर्ते की जेब में से रिवॉल्वर निकाला और उसे मुनीब की तरफ लहराते हुए धमकी दी। वो जहां था वहीं रुक गया। बस अब तुम भी सीधे हो जाओ। हमें खून खराबे का हुक्म नहीं, इसलिए अब तक तुम्हें बख्शा हुआ है, लेकिन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुनीब को आसानी से पसपा होते देखकर उसने अपने रिवॉल्वर का रुख आफताब की तरफ किया। वो अब भी हाथ पैर चलाता हुआ अपने मुकाबिल को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। रिवॉल्वर की धमकी का भी उस पर कोई भी असर नहीं हुआ और उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर उसने एक जोरदार पंच अपने हरीफ की आंखों के नीचे दे मारा। उसकी इस हरकत पर रिवॉल्वर बरदार शख्स बुरी तरह तिलमिलाया और लात घुमाकर बुरी तरह से उसकी कनपट्टी पर मारी। ये ज़रब खासी शदीद थी। आफताब उलटकर पीछे जा गिरा। चल यार, निकल भागें। गांव वाले जाग गए हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। फिजा में उभरते हुए हल्के हल्के शोर की आवाज़ सुनकर रिवॉल्वर बरदार ने अपने साथी से कहा और उसका हाथ थामकर उसे खड़ा करते हुए एक सिम दौड़ लगाने की कोशिश की। फिजा में उभरते शोर की बिनबिनाहट आफताब ने भी सुन ली थी। इसे उम्मीद थी कि अगर वो कुछ देर और इन दोनों को रोकने में कामयाब हो गया तो गांव वाले वहां पहुंच जाएंगे। वो लोग पहुंच जाते तो फिर इन दोनों का वहां से बच निकलना मुश्किल हो जाता। वक्त की ये छोटी सी मोहलत हासिल करने के लिए आफताब ने अपनी तमाम तर हिम्मतें मुजतमा की और उलट कर गिरने के बाद किसी नोकीले पत्थर की जद में आकर फट जाने वाले अपने सर की तकलीफ पर काबू पाता हुआ इन दोनों के पीछे लपका। आवाजें अब बहुत करीब आ चुकी थीं, चुनाचे इस बार
ریوالور بردار نے اپنے لیے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا اور ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اس نے گولی چلا دی۔ جوش میں آگے بڑھتے ہوئے آفتاب کو ایک جھٹکا لگا اور اپنی دائیں ٹانگ کی ران میں دہکتے ہوئے انگارے کی اذیت محسوس کرتا ہوا وہ نیچے گر گیا۔ حملہ آور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر فاصلے پر بندھے ہوئے گھوڑوں تک پہنچے اور لپک کر ان پر سوار ہوتے ہوئے برق کی طرح نکل بھاگے۔ ان کے یہ گھوڑے پہلے سے اس کی نظر میں نہیں آئے تھے۔ آ بھی جاتے تو وہ کیا کر لیتا؟ جتنی کوششیں وہ کر سکتا تھا اپنی جان کی بازی لگا کر اس نے کر لی تھیں اور اب بے بسی سے زمین پر گرا، بلند سے بلند تر ہوتے آگ کے شعلوں کی رخت کرتی روشنی میں ان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان شعلوں میں کیا کچھ جلا تھا یہ حساب تو بعد میں ہی ہوتا، لیکن اپنے نشے من کو یوں جلتا دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اس آگ کی جلن اس نے اپنے روم روم میں محسوس کی۔ وہ کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا خود اسے بھی علم نہیں ہو سکا۔ کل تک جو عمارت رنگوں سے مزین تھی آج ایک سیاہ ڈھانچے کی صورت میں کھڑی تھی۔ آگ نے اس کی ساری خوبصورتی کو چاٹ لیا تھا۔ کمروں میں ڈالا گیا نیا فرنیچر، دیواروں پر لگے سافٹ بورڈز، چارٹس اور وہ آرائشی جھنڈیاں جو کل کی تقریب کے اہتمام کے لیے بطور خاص لگائی گئی تھیں، سب جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ وہ گمبھیر خاموشی کے ساتھ ہونٹ بھینچے ساری تباہی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس معاملے میں اسے کوئی شک نہیں تھا۔ پیر آباد کے اس اسکول کی ترقی میں سب سے زیادہ تکلیف ہی اس شخص کو تھی جس کا نام چودھری افتخار تھا۔ اپنی منافقانہ خصلت سے کام لیتے ہوئے اس نے ماتھے پر شکن تک آنے نہیں دی تھی اور کل کی تقریب میں شرکت بھی کی تھی۔ اسکول کی توسیع پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور آنے والے معزز مہمانوں کی ضیافت کا بھرپور انتظام بھی کیا، لیکن موقع ملتے ہی پہلی فرصت میں اپنی چال چل گیا تھا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے نئے تعمیر شدہ کمروں کے ساتھ ساتھ پرانے کمروں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ پیٹرول کی آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے، مزید یہ کہ اس جگہ تک کوئی ہنگامی امداد پہنچانا بھی آسان نہیں تھا۔ ابتدا میں تو گاؤں والوں نے ہی بالٹیاں وغیرہ سے پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش سے آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ ان حالات میں بس ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ منیب نے اپنے موبائل فون سے ہنگامی امداد کے مرکز کو فون کر دی۔ چودھری کی بدولت قائم ہونے والی موبائل کمپنی کے نیٹ ورک نے اس برے وقت میں بڑا ساتھ دیا اور فون کال پر آگ بجھانے والی گاڑیاں اور ایمبولینس فوری طور پر پیر آباد روانہ کر دی گئیں۔ ایمبولینس پہنچنے پر زخمی آفتاب کو گاؤں کے لوگوں نے اپنے طور پر ابتدائی طبی امداد دے دی تھی، لیکن سر پر لگنے والی چوٹ اور ران میں لگی گولی کے باعث آنے والا زخم مہلک تھا۔ ان زخموں سے اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ شہریار کو صبح سے قبل ہی اس حادثے کی خبر ہو گئی تھی، لیکن فوری طور پر پیر آباد آنے کی بجائے اس نے نور کوٹ کے اس چھوٹے سے اسپتال جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا جہاں آفتاب کو لے جایا گیا تھا۔ اس اسپتال میں طبی سہولیات بہت کم تھیں۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے جو کچھ بن پڑا تھا وہ اس نے اپنے طور پر کر دیا تھا اور پھر اس کے حکم پر آفتاب کو فوری طور پر لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ آفتاب کی زندگی اس کے لیے بے حد قیمتی تھی، اس لیے اسے بچانے کے لیے وہ اپنے تمام تر اختیارات کو بروئے کار لے آیا تھا۔ نور کوٹ میں ایمبولینس کی روانگی کے ساتھ ہی ایک ایمبولینس لاہور سے بھی روانہ ہوئی تھی۔ اس ایمبولینس میں جدید سہولیات کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور میل نرس بھی موجود تھا۔ یہ انتظام اس لیے تھا کہ یہاں سے جانے اور لاہور آنے والی ایمبولینس جس مقام پر بھی آپس میں ملیں، آفتاب کو لاہور والی ایمبولینس میں منتقل کر کے راستے میں ہی بہتر امداد کی فراہمی شروع کر دی جائے۔ اس کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی تھی اور صبح یہاں سے روانہ ہونے سے قبل اسے اطلاع مل گئی تھی کہ آفتاب کی جان اب خطرے سے باہر ہے۔ آگ نے 80% عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوبارہ سے اس عمارت کو مرمت کرنے اور قابل استعمال بنانے میں کافی وقت لگے گا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق آگ پیٹرول ڈال کر لگائی گئی تھی۔ آگ کس نے اور کیوں لگائی، اس سلسلے میں ابھی حقائق سامنے نہیں آ سکے تھے۔ وقوعہ کے ایک گواہ ماسٹر منیب نے ہمیں جو معلومات حاصل کی تھیں اس کے مطابق رات کے آخری پہر اس کی آنکھ عجیب و غریب شور کی آوازوں سے کھلی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور ماسٹر آفتاب کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اسے ماسٹر آفتاب 2 نقاب پوشوں سے لڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اس لڑائی میں دخل دینا چاہا تو حملہ آوروں میں سے ایک نے
रिवॉल्वर दिखाकर उसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। मास्टर आफताब को भी उसने गोली मारने की धमकी दी थी, लेकिन वो जोश में इस धमकी को खातिर में नहीं लाया और हमलावरों के फरार की राह में आने की कोशिश की। देश में आकर धमकी देने वाले ने उस पर गोली चला दी। लड़ाई के दौरान वो पहले ही जख्मी हो चुका था। गोली लगने के बाद तो बिल्कुल ही हवास खो बैठा। हमलावर उसे गोली मारने के बाद अपने घोड़ों पर बैठकर फरार हो गए थे। खोजी के जरिए घोड़ों के समूह का खोज लगाने की कोशिश भी बेकार थी। इन लोगों ने फरार के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि खोज मिल ही नहीं सका। अब हमारे पास वाहिद ऑप्शन ये है कि मास्टर आफताब होश में आने के बाद कोई ऐसी बात बता दे जिससे हमलावरों के बारे में कोई क्लू मिल सके। इसने हमलावरों से बराह रास्त मुकाबला किया था और इस मुकाबले के दौरान हो सकता है कि उसने इन लोगों को शनाख्त कर लिया हो। इन लोगों से उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। इसके साथ वहाँ एसपी इसे वाक़ये के बारे में ब्रीफ करते हुए अपनी राय भी दे रहा था। इसके आखिरी जुमले ने शहरयार के तन बदन में आग लगा दी। वो जानता था कि एसपी इस हादसे और इसके जिम्मेदारों से मिला हुआ था, लेकिन फिर भी मामले को ऐसा रुख देने की कोशिश कर रहा था जिससे किसी हद तक वाक़ये की जिम्मेदारी आफताब पर ही थोपी जा सके। मास्टर आफताब ना तो कोई लुटेरा है, ना जागीरदार और ना ही कोई आला ओहदेदार, इसलिए इसकी किसी से जाती दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी वाक़या जिस अंदाज में पेश आया है, इससे साफ जाहिर है कि स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचाने आए थे वो लोग। अगर इन्हें आफताब से कोई जाती दुश्मनी होती तो वो इतना लंबा चक्कर पालने के बजाय सीधे सीधे उसे गोली मारकर ख़त्म कर सकते थे। इसलिए प्लीज़ आप अपनी तफ्तीश में ये ना कहें कि मास्टर आफताब की ज़ात को फोकस करने के बजाय वाक़ये की नौइयत को फोकस करें और इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें जिन्हें यहाँ स्कूल के वजूद पर एतराज़ है। बेहद रुखाई से एसपी की बात का जवाब देकर वो अपने साथ ही मौजूद अब्दुल मन्नान की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब्दुल मन्नान, सारे नुकसान का तखमीना लगवाओ और साथ ही फौरी तौर पर यह भी हिसाब लगाओ कि स्कूल की इमारत कम से कम अरसे में दोबारा इस्टेब्लिश करने में कितने अखराजात आएंगे। मैं ज़्यादा दिन तक इस स्कूल को इस तरह देखना नहीं चाहता। और हाँ, इस बार सिक्योरिटी के लिए भी कोई माकूल इंतज़ाम कर लेना। जिन्होंने एक बार ये हरकत की है वो दोबारा भी ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं। इन साजिशी अनासिर की कोई और कोशिश दोबारा हरगिज़ कामयाब नहीं होनी चाहिए। सख्त लहजे में अहकामात जारी करके वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर क्या कहते हो अनवर, तुम ये काम कर लोगे? क्यों नहीं सर जी, मैंने खुद आपसे कहा था कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। अब भला मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? काम ज़रा ख़तरनाक है। बात खुल जाने की सूरत में तुम चौधरी के अताब का भी शिकार हो सकते हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस सिलसिले में तुम पर कोई ज़बरदस्ती करूं। मैं सोच समझकर ही आपका काम करने पर राज़ी हुआ हूं सर जी। मेरी समझ में ये गल आ गई है कि बंदे पर जो भी नसीब में होता है, अगर कोई उस नुकसान लिखा हो तो फिर वो बच नहीं सकता। चौधरी साहब जब मेरे ससुराल वालों से नाराज़ थे तो मैंने इसीलिए उन लोगों से नाता तोड़ लिया था कि कहीं चौधरी का गुस्सा मुझे और मेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। पर क्या हुआ, घर बैठे बैठे ही इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरी घरवाली भी जान से गई और मैं अपने बच्चे की खुशी भी नहीं देख सका। जब भी इस नुकसान का ख्याल आता है तो मुंशी जी की बेमुरब्बती याद आ जाती है। अगर वो उस दिन गड्डी दे देता तो शायद मेरी घरवाली बच जाती। मेरा दिल खट्टा हो गया है इन लोगों की तरफ से जिनकी खातिर हम अपना खून पसीना बहाते हैं। इन्हें हमारा कोई ख्याल ही नहीं। आप कम से कम हमारे गांव की भलाई के लिए तो सोच रहे हैं। गांव में स्कूल और अस्पताल बन जाएंगे तो गांव तरक्की करेगा, हमारे लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त होगा। अनवर ने बहुत जोश से इसकी बात का जवाब दिया। इसे अंदाजा हो गया था कि चौधरी इफ्तिखार की रेशा दवानियों पर काबू पाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा जिसके जरिए इसकी चालों का तोड़ किया जा सके। अब तक उसने चौधरी के खिलाफ जो भी कार्रवाई की थी उसके नतीजे में नाकामी ही मिली थी। अनवर से कब्रिस्तान में होने वाली मुलाकात के बाद उसके जहन में ख्याल आया था कि चौधरी के कारिंदों में से किसी को इस्तेमाल किया जाए तो कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। स्कूल में आग लगने के वाक़ये के बाद इसके इरादों में मज़ीद मजबूती आ गई थी और उसने अनवर को कुछ रकम की ऑफर के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो चौधरी के खिलाफ सबूत फराहम करने में इनकी मदद करे। अनवर जो बीवी की मौत के बाद अच्छा खासा दिल बर्दाश्ता हो गया था, इस काम के लिए फौरन ही राजी हो गया। ठीक है, फिर तुम सारे मामलात पर नज़र रखना। खास तौर पर यह जानने की ज़रूर कोशिश करना कि जंगल की लकड़ी या खालें किस दिन और किस वक्त स्मगल की जाएंगी।
तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन का इंतज़ाम हो गया है। अब्दुल मन्नान से मोबाइल सेट ले लेना और उसका इस्तेमाल भी सीख लेना। मोबाइल से ये फ़ायदा होगा कि तुम फौरी तौर पर हमें हर बात की इत्तला दे सकोगे, मगर ख्याल रखना कि तुम्हारा मोबाइल किसी की नज़रों में ना आए, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने तुम्हें नज़रों में आने से बचाने के लिए ख़ास तौर पर दफ्तर के बजाय यहाँ घर पर तुमसे मुलाकात रखी थी। तुम भी एहतियात करना और किसी को मालूम न होने देना कि तुम कहाँ गए थे। शहरयार उसे उसका काम अच्छी तरह समझा चुका था, या आखिरी हिदायत उसने सिर्फ हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी कि आपने इतना ख्याल किया। मैं आपकी बताई हुई हर बात याद रखूंगा, उसने आजिज़ी से जवाब दिया, लेकिन जाने के लिए उठा नहीं। क्या बात है अनवर, क्या कुछ और भी पूछना है? इसके अंदाज को देखते हुए शहरयार ने पूछा। नहीं सर जी, पूछना तो कुछ नहीं, पर एक अर्ज करनी है। कहो क्या बात है? इसकी झिझक को महसूस करते हुए शहरयार ने हौसला दिया। कोई मसला है तो मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वो जी, मेरा साला है ना इलियासा, वो 2 दिन से गायब है। घर से तो मदरसे के लिए निकला था, पर राना साहब कहते हैं कि वो मदरसे आया ही नहीं। हर तरफ उसे ढूंढ लिया है। पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन कुछ खबर ही नहीं मिल रही इसकी। आप बड़े अफसर हैं, अगर पुलिस वालों पर जोर देंगे तो वो इलियासे को ठीक तरह से तलाश करने की कोशिश करेंगे। अभी तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। बेचारे चाचा चाची की बुरी हालत है, पहले ही वो 2 जवान बेटियों का सदमा खाकर बैठे हुए हैं। इस पर इलियास भी गायब हो गया है। एक ही तो पुत्र है वो इनका। आप समझ ही सकते हैं कि विचारों पर उसकी गुमशुदगी से क्या गुजर रही होगी। अनवर की दी हुई इत्तला ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। गांव से किसी बच्चे का यूं गायब हो जाना मामूली बात नहीं थी। शहरों में तो फिर भी इम्कान होता है कि बच्चे गुम हो जाते हैं या इत्तेफाकन इधर उधर हो जाएं, लेकिन गांव के महदूद माहौल में, जहां हर फर्द दूसरे फर्द से अच्छी तरह वाकिफ होता है, किसी बच्चे का यूं गायब हो जाना बहुत गैर मामूली वाकया था। इस वाकये से ये जाहिर होता था कि बच्चा किसी हादसे से दो चार हुआ है, इसलिए 2 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका आता पता नहीं मिल सका है। मैं थाने फ़ोन करके हिदायत कर दूंगा, तुम इस बारे में फिक्रमंद मत हो। अनवर पर अपनी परेशानी जाहिर किए बगैर उसने उसे तसल्ली दी, तो वो शुक्रिया अदा करता हुआ रुखसत हो गया। अनवर के रवाना होते ही उसने मुतालिका थानेदार को इलियास के सिलसिले में सख्ती से हिदायत दी और फ़ोन करने के बाद गयास मोहम्मद के ख़ानदान के बारे में सोचने लगा। इन लोगों ने खुद को किसी मुसीबत से बचाने के लिए महाबानों का ब्याह चौधरी इफ्तिखार से करने का फैसला किया था, लेकिन चौधरी तो क्या उन्हें नुकसान पहुंचाता, वो वैसे ही पे दर पे नुकसानात की जद में आते जा रहे थे। शायद अभी कुछ देर पहले अनवर ने सही कहा था कि जो नुकसान आदमी के नसीब में लिख दिया गया हो, वो उससे किसी भी तरह बचकर नहीं निकल सकता। गयास मोहम्मद भी मुसलसल ऐसे ही नुकसानात की जद में था। आप अस्पताल के कमरे में दाखिल होती किशोर को देखकर वो बुरी तरह चौंका और अपनी जगह से उठने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके मुंह से एक जोरदार कराह निकल गई। प्लीज़ आप लेटे रहें। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसके सीने पे हाथ रखकर उसे उठने से रोक दिया। आप यहाँ कैसे आईं? मुझे आपके जख्मी होने और लाहौर के अस्पताल में दाखिल होने की खबर मिल गई थी। खबर मिलते ही मेरा दिल परेशान हो गया कि किसी तरह आपको देख लूं। बड़ी मुश्किल से रो धोकर अम्मा को राजी किया कि हवेली में दिल घबरा रहा है, थोड़े दिनों के लिए लाहौर चलकर रहें। आपकी परेशानी में वैसे ही मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था, खाना पीना भी छूट गया था। मेरी ऐसी हालत देखकर अम्मा ने अब्बा जी को राजी कर लिया कि कुछ दिनों के लिए वो हम लोगों को लाहौर भेज दें। कल रात ही हम लोग यहाँ पहुँचे थे। सुबह मैंने अम्मा से बहाना किया कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने ड्राइवर को भेजकर डॉक्टर को घर बुलवा लिया। डॉक्टर ने खाने के लिए दवा दी। जाहिर है मैंने नहीं खाई, लेकिन अम्मा पर यही जाहिर किया कि दवा खाने के बावजूद मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। रानी गांव से मेरे साथ यहाँ आई है। इसने अम्मा को मशवरा दिया कि बीवी को अस्पताल ले चलते हैं। अब बेचारी अम्मा नीचे इंतजार गाह में बैठी हैं और मैं डॉक्टर को दिखाने और मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाने के बहाने यहाँ मौजूद हूँ और मज़े से अपना कारनामा सुना रही हूँ। वो बेड के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठने के बजाय बेड पर ही बैठी हुई थी। आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस तरह आने में कोई गड़बड़ हो सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और वादा लिया था कि आप इस तरह खुद को खतरे में डालकर मुझसे मिलने नहीं आएंगी। सारी बात सुनकर आफताब ने उसे टोका। सॉरी आफताब, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन आपके जख्मी होने का सुनकर मैं रह नहीं सकी।
آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جب مجھے آپ کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو میرے دل پر کیا گزری۔ مجھے رانی نے بتایا تھا کہ آپ کو کہاں کہاں چوٹیں لگی ہیں، اور یقین جانے میں نے اپنے جسموں پر انہی جگہوں پر درد محسوس کیا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر آپ کو گولی لگنے کی خبر نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ بھلے سے ٹانگ میں ہی لگی، لیکن گولی چیز عام نہیں ہوتی جو میں سن کر آرام سے بیٹھی رہتی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر میں جن اندیکھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں، ان سے نجات حاصل کرنا بھی تو آسان نہیں۔ اب بھی کوشش کے بعد یہ چند پل ہی میں حاصل کر پائی ہوں، ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ سارا وقت یہاں آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں اور آپ کے ہر درد کو چن لوں۔ جذبات سے بھیگی ہوئی آواز میں کہتی وہ اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھ کے قریب پڑے ہوئے نیل کے نشان کو سہلا رہی تھی۔ اس کی جذبات سے بھیگی ہوئی آواز اور نم آنکھیں دیکھ کر آفتاب کا دل پسیج گیا۔ اس نے بہت محبت سے اس کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، آپ نے مجھے دیکھ لیا نا؟ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ خاک ٹھیک ہیں؟ اتنے ڈھیروں زخم لگے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی نمی تیزی سے آنسوں کی روانی میں بدل گئی۔ زخم لگے ہیں، لیکن اب درد بالکل نہیں ہو رہا۔ آپ نے مجھے چھو کر میرا سارا درد اپنی انگلی کی پوروں میں سمیٹ لیا ہے۔ آفتاب کے اس جملے پر وہ تھوڑی سی معجوب ہو گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی سو کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ میرا موبائل فون ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ میرا پہلے والا سیٹ تو اس دن کی لڑائی میں ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے یہ نیا سیٹ منگوایا ہے۔ اس کا نمبر ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، آپ اسے رکھیں۔ میں اپنے لیے دوسرا سیٹ اور سم منگوا کر آپ کو اس پر کال کروں گا۔ آپ فون پر مجھ سے بات کریں گی تو آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی اور اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ آفتاب نے اپنے سرانے سے موبائل چارجر سمیت اس کی طرف بڑھایا اٹھا کر۔ اس نے دونوں چیزیں اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیں۔ دایاں ہاتھ بدستور آفتاب کی گرفت میں ہی تھا۔ بس اب آپ جائیں، آفتاب نے اسے کہا اور اپنے ہاتھ کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ کی پشت پر آہستہ سے بوسہ دیا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ آفتاب نے پھرتی سے کشور کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ سر سے سرک جانے والی اپنی چادر درست کرتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ وہاں رانی افتاؤں خیزاں کھڑی تھی۔ یقیناً شہریار کو دیکھ کر وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ بر وقت اطلاع نہیں کر سکی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں پرسنل وزٹ پر لاہور آیا تھا، سوچا کہ تمہاری خیریت بھی پوچھتا ہوا جاؤں۔ وہاں پھیلنے والی ہلچل لمحاتی تھی۔ کشور کے روانہ ہوتے ہی کمرے میں سکون ہو گیا۔ شہریار نے اس سارے منظر سے قطعی بے نیازی برتتے ہوئے کرسی سنبھال کر بیٹھتے ہوئے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ کا شکر ہے اب تو کافی بہتر ہوں۔ انشاءاللہ جلد یہاں سے نجات پا کر گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ تم پہنچو گے تو تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ملے گا۔ میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ مجھے اسکول جلد از جلد ورکنگ کنڈیشن میں چاہیے۔ وہاں کام ہو رہا ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک نئے ٹیچر کا بھی ارینجمنٹ کر لیا ہے۔ اب اسکول شروع ہوگا تو وہ ٹیچر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں گاؤں کا ایک مکان تم لوگوں کے لیے ٹھیک کروا رہا ہوں۔ اب تمہارے استعمال والا کمرہ بھی اسکول ہی میں شامل ہوگا۔ اسکول کے اوپر کے کام کاج، صفائی اور نگرانی کے لیے میں نے ایک چوکیدار کا انتظام کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دشمنوں کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس نے آفتاب کو خوشخبری سنائی۔ تھینک یو سر، مجھے اسکول کی طرف سے بہت فکر تھی۔ اس خبر کو سن کر اس نے ممنونیت کا اظہار کیا۔ اتنی فکر مت کیا کرو، اسکول تمہارے اکیلے کا مسئلہ نہیں، میں خود بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بس تھوڑا سا مالی نقصان برداشت کرنا بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن تم جیسے قیمتی اور مخلص شخص کو کھونا میں نہیں پسند کروں گا، سو پلیز بی کیئرفل۔ میں خیال رکھوں گا سر، شہریار کی نصیحت کے جواب میں اس نے وعدہ کیا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے خود کو میرے اندازے سے بڑھ کر خطروں میں ڈال رکھا ہے۔ باہر جو لڑکی کھڑی تھی میں نے اسے پہچان لیا ہے، وہ چودھری افتخار کی ملازمہ ہے اور میں نے کئی بار اسے حویلی میں دیکھا ہے۔ اس ملازمہ کی موجودگی سے مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ دیر قبل جو خاتون یہاں موجود تھیں ان کا حویلی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ چودھری افتخار کی سب سے چھوٹی بیٹی کشور ہے۔ شہریار کے گمبھیر لہجے کے جواب میں اس نے آہستہ سے بتایا۔ اوہ آئی سی، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ پھر تو واقعی معاملہ میرے اندازے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے تو یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے اور میں کسی کی ذاتیات میں دخل دینا پسند بھی نہیں کرتا، لیکن تم سے میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال رہے ہو۔ یہ چوتھی ٹائپ کے لوگ خود تو
बेशक दूसरों की इज्जतों से खेलते फिरते हैं, लेकिन अपने घर की खवातीन के मामले में बड़े हसास होते हैं। इसे आफताब से इतनी ज़्यादा उनसियत हो गई थी कि खिलाफ तबीयत उसे नसीहत कर बैठा। मैं जानता हूँ सर, लेकिन ये बात आप भी समझते होंगे कि बाज़ मामलात में इंसान खुद अच्छा खासा बेबस हो जाता है। ये भी कुछ ऐसा ही मामला है। लेकिन आप ये मत समझें कि मेरी और किशोर की रूटीन में मुलाकातें होती रहती हैं। वो बेचारी मेरी हालत का सुनकर दिल के हाथों मजबूर होकर बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँची थी। मैंने इससे कह दिया कि आइंदा ये गलती ना करें। वो वजाहत देने लगा। ओके, तुम जैसे मुनासिब समझो ये मामला हैंडल करो। मैं अब चलता हूँ। मैंने अस्पताल वालों को तो कह ही दिया है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन पर मुझे इत्तला दे देना। टेक केयर। हस्ब मामूल उसने अचानक ही बात ख़त्म कर दी और आफताब से हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ बख्तियार साहब कि आपके गांव के मसाइल जल्द से जल्द हल करवा सकूं। आज मैं जिन लोगों को अपने साथ लाया था उन्होंने आपके इलाके का सर्वे करके मरकज़ी सेहत के लिए जगह का इंतखाब कर दिया है। अब इसके मुताबिक ये लोग नक्शा वगैरह बनाएंगे तो फिर काम शुरू होगा। मैंने सोचा है कि इस मरकज़ी सेहत का संगे बुनियाद रखने के लिए पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर को दावत दूं। वो अगर यहाँ आने पर राज़ी हो गए तो फिर मीडिया के लोगों के सामने ही हम इनसे नूरपुर में बिजली की सप्लाई के सिलसिले में दरख्वास्त करेंगे। मीडिया वालों की मौजूदगी में वो यहाँ बिजली फराहम करने का वादा करने पर मजबूर हो जाएंगे, और एक बार उन्होंने वादा कर लिया तो फिर मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सियासी नुमाइंदे अपना किरदार बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहे। आज वो सर्वे टीम के साथ नूरपुर पहुंचा हुआ था। अब्दुल मन्नान को उसने पीराबाद में स्कूल की मरम्मत के काम का जायजा लेने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी और खुद यहाँ आ गया था। फिर इन्हें रवाना करके खुद नूरपुर के चौधरी बख्तियार से मुलाकात के लिए चला आया। पैरों से माजूर मगर खुले दिल का चौधरी बख्तियार उसे पसंद आया था। सियासी नुमाइंदों की तो बात ही न करें जी, सारे के सारे कठपुतलियों की तरह हैं। चौधरी इफ्तिखार जैसे लोगों ने मिडिल क्लास के पढ़े लिखे बंदों को पकड़कर इलेक्शन में खड़ा कर दिया था। इन बंदों को कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन हमारी आवाम को तो आप जानते ही हैं कि इन पर हुकूमत करने वाले जिसकी तरफ इशारा कर दें ये बिना सोचे समझे उसे वोट दे देते हैं। जो बंदे यहाँ से MNA और MPA इलेक्ट हुए हैं वो तो सिरे से यहाँ मिलते ही नहीं। शहरों में जाकर उन्होंने अपने घर बना लिए हैं और मज़े से बच्चों के साथ वहाँ रह रहे हैं। कभी कभी इधर का चक्कर लगा लेते हैं और अपने आकाओं के हुक्म के मुताबिक काम करते रहते हैं। हुकूमत खुश है कि उसकी शर्त के मुताबिक पढ़े लिखे बंदों के पास सियासी नुमाइंदगी है, और चौधरी इफ्तिखार जैसे भी मुतमईन हैं कि भले से नाम किसी का भी हो लेकिन असल आका वही हैं, और उनके इशारों पर नाचने वाले सियासी नुमाइंदों को भी कोई एतराज़ नहीं कि नुकसान इन्हें भी नहीं। वो अपनी जगह ऐश कर रहे हैं। चौधरी इफ्तिखार ने इसकी बात के जवाब में जो तबसरा किया वो तल्ख सही लेकिन मबनी पर हकीकत था। वो खुद अपनी मुलाजमत के इतने से ही अरसे में ये बात भांप गया था, इसीलिए इसने इन नुमाइशी नुमाइंदों से कुछ खास ताल्लुक रखा भी नहीं था। वो खुद अपनी मर्जी से आज़ादाना काम कर रहा था। मैंने खुद भी ये सारे हालात भांप लिए हैं बख्तियार साहब। मुझे पूरी तरीके से एहसास है कि यहाँ कोई भी शख्स आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, और जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। इसीलिए मैं सारा वक्त भाग दौड़ में लगा रहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जल्द अपने गांव समेत सारे ज़िले में बहुत सी तब्दीलियां होती हुई देखेंगे। चौधरी बख्तियार की ये बात सुनकर उसने उसे तसल्ली दी और फिर रुखसत की इजाज़त लेकर वहां से रवाना हो गया। हस्बे मामूल उसकी गाड़ी मुशाबरम खान ही ड्राइव कर रहा था। चौधरी बख्तियार के घर से वो लोग शहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। अभी इनकी गाड़ी गांव की हुदूद से बाहर नहीं निकली थी कि एक मंजर ने इन्हें चौंका दिया। एक जीप बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आई और इनसे काफी फासले पर रुक गई। जीप में 4-5 आदमी सवार थे, लेकिन इनमें से किसी की भी तवज्जो उनकी गाड़ी की तरफ नहीं थी। वो सब इनके देखते ही देखते छलांगे मारकर जीप से उतरे और एक तरफ दौड़ने लगे। इनके हाथों में मौजूद डंडे कुल्हाड़ियां बहुत नुमायां थीं। जीप जिस रुख से आती नजर आई थी इससे यही अंदाजा हो रहा था कि इन सवारों का ताल्लुक नूरपुर से नहीं है, वो कहीं बाहर से आए हैं। इनके तेवर भी काफी खतरनाक लग रहे थे और इनका अंदाज बता रहा था कि वो किसी के ताक़ुब में हैं। इनसे आगे एक लड़का और लड़की थे जो तेजी से भागते हुए दरख्तों के झुंड की तरफ भाग रहे थे। गाड़ी रोक लो मुशाबरम खान। ये महसूस करके इन दोनों की जान खतरे में है, उसने हुक्म दिया। इस अरसे में इनकी गाड़ी जीप के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी।
मुशर्रफ खान ने हुक्म की तामील करते हुए फौरी तौर पर गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। वो और शहरयार बैक वक्त गाड़ी से बाहर निकले। इस वक्त अगर अब्दुल मन्नान भी साथ होता तो वो इन्हें इस मामले में मुलविस होने से रोकता, लेकिन मुशर्रफ खान तो हुक्म का गुलाम था, दूसरे वो खुद भी इसी फितरत का मालिक था, सो फौरन उसका साथ देने के लिए चल पड़ा। जब वो लोग भी दरख्तों के उस झुंड की तरफ भाग रहे थे जहां उन्होंने पहले लड़का लड़की और बाद में उनका ताक़ुब करने वालों को दाखिल होते देखा था। इस जगह की ज़मीन बहुत नरम थी, इसलिए भागने में इन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, मगर इसका एक फ़ायदा ये भी था कि कदमों की आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। अगर वो लोग यहाँ पर गाड़ी लाने की कोशिश करते तो गाड़ी के टायर फंस सकते थे। वो दोनों मुमकिन रफ्तार से दौड़ते हुए दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए तो कुछ आवाज़ें इनकी समाअतों से टकरा गईं। इन आवाज़ों का ताक़ुब करते हुए वो दबे कदमों आगे बढ़े। झुंड में ज़रा ही आगे उन्हें लड़का लड़की और जीप में आने वाले लोग नजर आ गए। देख कुर्बान, मैं कह रहा हूँ कि तू सामने से हट जा, तू इसके सामने दीवार बनकर खड़ा नहीं रह सकता। मेरे बंदे तुझे एक झटके में हटा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूँ कि अपने ही नौकरों के हाथों तेरी बेइज्जती ना हो। कुर्बान के नाम से पुकारे जाने वाला एक 20-22 साल नौजवान था जिसने एक सहमी हुई लड़की को अपनी पुश्त के पीछे छुपा रखा था। लड़की की पीठ चौड़े तने वाले एक दरख्त से जुड़ी हुई थी, इसलिए किसी के लिए यह मुमकिन नहीं था कि नौजवान को सामने से हटाए बगैर लड़की तक पहुंच सके, और इनके चेहरे से जाहिर था कि वो हरगिज भी लड़की के सामने से नहीं हटेगा। शहरयार ने लड़की को शनाख्त कर डाला। वो चौधरी बख्तियार की छोटी बहन थी। पिछली बार वो लोग नूरपुर आए थे तो उन्होंने इस लड़की को चौधरी के घर में देखा था। तू सामने से हट रहा है या मैं इन लोगों से कहूँ कि तुझे घसीट कर सामने से हटाएं और बांध कर एक तरफ डाल दें कच्चे में? नौजवान को सामने से हटते न देखकर इस शख्स ने धमकी आमेज लहजे में कहा। नहीं भरा, मैं नहीं हटूंगा। फरीदा तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। ये मेरे कहने पर यहाँ तक आई थी, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, कुर्बान नामी नौजवान ने मजबूत लहजे में कहा। इसके जवाब से शहरयार को अंदाजा हुआ कि वो नौजवान और इसे धमकी देने वाला आपस में भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों में से एक फरीदा की जान का दुश्मन और दूसरा उसका मुहाफिज क्यों बना हुआ था, ये बात उसकी समझ में नहीं आई थी। लाशें हम सिर्फ अपने दुश्मनों की गिराते हैं, इस बेशरम कुड़ी तक पहुंचने के लिए मुझे तेरी लाश गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बंदे ऐसे ही तुझे काबू कर लेंगे, इस शख्स ने इत्मीनान से कहा और अपने बंदों को हाथ से इशारा किया। वो लोग कुर्बान की तरफ बढ़ने लगे। फरीदा जो पहले ही सहमी हुई थी और भी खौफजदा हो गई और पुश्त पर से ही लड़के से इस बुरी तरह चिमट गई जैसे इसके वजूद में खुद को दुश्मनों की नज़रों से छुपा लेना चाहती हो समाने के बाद। ठहरो। शहरयार जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, एकदम ही दरख्त के पीछे से निकलकर लोगों के सामने आ गया। किसी किस्म की हाथापाई शुरू होने से कबल उसने मुदाखलत जरूरी समझी। इसके साथ साथ मुशर्रफ खान भी मंजर पर आ गया। कौन हो तुम लोग? उस शख्स चौंका। उसके साथी भी भड़के हुए नजर आने लगे। मैं शहरयार आदिल हूँ, इस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। इन लोगों के तेवरों को खातिर में लाए बगैर उसने इत्मीनान से अपना तारुफ करवाया और सख्त लहजे में पूछा। देखें सर जी, ये हमारे घर का मामला है, आप इस मामले में दखल न दें। हम खुद ही इस मसले का हल निकाल लेंगे। वो शख्स इसका तारुफ सुनकर कुछ दफा तो ज़रूर, लेकिन अपने तौर पर अड़ीबाजी करने की भी कोशिश की। यकीनन इन लोगों की इस गैर मुतवक्किल मुदाखलत ने उसे बदमज़ा कर दिया था। अलबत्ता फरीदा और कुर्बान के चेहरे अपने लिए मदद आ जाने पर रौनक से भरपूर चमकने लगे थे। घर का मसला था तो घर की चार दीवारी में बैठकर हल करते, हथियारों के जोरों पर इन दोनों को वीरान में घेर कर खड़े हुए हो और कहते हो कि घर का मसला है। मैं अभी फ़ोन करके पुलिस को बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 4 दिन थाने में रहकर पुलिस के डंडे खाओगे ना तो सारी बदमाशी निकल जाएगी। इसे इस शख्स की खसलत का अंदाज़ा था, इसलिए इससे इसी ज़बान में बात कर रहा था जो इसकी समझ में आ सके। इसके पीछे खड़े मुशर्रफ खान ने हिफ्ज़ मातकदम के तहत अपना रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। इस सूरत हाल ने एकदम सन्नाटा सा तारी कर दिया। पुलिस तक बात न पहुँचाएं सर, ये ठीक कह रहे हैं, ये मेरे वड्डे भरा हैं। पुलिस तक बात गई तो बड़ी बदनामी होगी। आपने अभी देखा ही होगा कि मैं फरीदा की खातिर अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। इसकी इज्जत और जान की हिफाजत में अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बात को बिगड़ने न दें, जाने दें।
इससे फरीदा की बदनामी होगी। शहरयार को मोबाइल पर नंबर पंच करते देखकर उसने आगे बढ़कर इससे दरखास्त की। ठीक है, तुम कहते हो तुम इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन ये बताओ कि ये मामला क्या है। इसे खुद भी अंदाजा था कि पुलिस में बात जाती तो बदनामी तो लाजमी होती और चौधरी बख्तियार जैसी फितरत के शख्स के साथ ये बड़ी ज्यादती होती। इसलिए कुर्बान की दरखास्त पर उसने फौरन मोबाइल जेब में रख लिया। इस जगह वैसे ही सिग्नल्स बहुत कम आ रहे थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी थाने से राब्ता हो सकेगा। मैं अपने भरा के साथ चला जाता हूँ, आप फरीदा को उसके घर तक हिफाजत से पहुँचा दें। समझे कि बात खत्म। शहरयार के साथ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी नौजवान कुर्बान ने संभाल ली थी और उसके फन्ने खान भाई अपने साथियों के साथ चुपचाप खड़ा हुआ था। ठीक है, इस लड़की की इज्जत की खातिर मैं ये बात मान लेता हूँ, वरना जो कुछ मैंने यहाँ देखा था इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि मैं तुम सबको थाने में बंद करवा कर तुम्हारे दिमाग दुरुस्त करवा दूँ। शहरयार ने ये कहते हुए इस मामले को ख़त्म करने का इशारा दिया। दरख्तों के झुंड से वो लोग इस तरह बाहर निकले कि वो लड़की इनके साथ थी और कुर्बान अपने भाई और इसके आदमी के साथ जा रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अगर आप ना पहुँचते तो जाने आज मेरे साथ क्या हो जाता। वो लोग गाड़ी में आकर बैठे तो अब तक खामोश किरदार बनी फरीदा ने अपने लब खोले और उसका शुक्रिया अदा करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। किसी तनहा जवान लड़की के साथ क्या कुछ हो सकता है, ये तो तुम्हें अपने घर से इतनी दूर इस वीराने में आने से पहले सोचना चाहिए था, उसने खुश्क लहजे में कहा तो उसने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लीं। अलबत्ता रोने का सिलसिला अब हल्की हल्की सिसकियों की सूरत में जारी था। ये कौन लोग थे और क्या मामला था, क्या तुम मुझे बताओगी? जरा से तवक्कुफ के बाद उसने उससे पूछा। वो लोग अभी तक उसी जगह मौजूद थे और उसने मुशाबरम खान को गाड़ी चलाने का हुक्म नहीं दिया था। वो चाहता था कि घर पहुंचने से पहले फरीदा खुद को संभाल ले। कुर्बान साथ वाले गांव के जमींदार का पुत्र है जी, उसके और हमारे खानदान के बीच हमेशा से लड़ाई झगड़ा है। भाई जी की टांगें जिस हादसे में टूटी इसके बारे में यही ख्याल किया जाता है कि इस हादसे के पीछे कुर्बान के बाप का हाथ है, पर भाई जी को तो आपने देखा है कि कैसे ठंडे दिमाग के आदमी हैं। उन्होंने कभी ये बात किसी और के सामने नहीं कही, शायद अकेले होने की वजह से वो कमज़ोर पड़ गए हैं। खैर जो भी बात हो, मैं आपको अपने और कुर्बान के बारे में बता रही थी। कुर्बान से मेरी मुलाकात एक ब्याह पर हुई थी। इसने मुझे देखा और मुझ पर मर मिटा। मुझे भी वो अच्छा लगा। ये तो हमें बाद में पता चला कि हमारे खानदान एक दूसरे के बैरी हैं। दुश्मनी की वजह से मिलना जुलना नहीं था तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। प्यार का बंधन बंधने के बाद खबर हुई तो दुश्मनी पीछे चली गई, पर दूसरे लोग तो हमारी तरह इस दुश्मनी को नहीं भूल सकते थे ना। अभी आपने जिस आदमी को देखा था वो कुर्बान का बड्डा भरा सुभान था। इसे हमारे बारे में खबर हुई तो वो कुर्बान के पीछे पड़ गया कि फरीदा का ख्याल दिल से निकाल दो, पर कुर्बान नहीं माना। वो बहाने बहाने से छुप छुप कर मुझे मिलने के लिए आता रहा। सुभान को इसका पता चल गया और उसने धमकी दी कि अगर तूने फरीदा से मिलना नहीं छोड़ा तो मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा और उसकी इज्जत खराब करके लाश चौधरी बख्तियार के घर के सामने फिकवा दूंगा। कुर्बान पिछली बारी मुझसे मिलने आया तो उसने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी यकीन था कि सुभान सिर्फ धमकी दे रहा है, करेगा कुछ नहीं। इसलिए आज भी वो मुझसे मिलने आ गया। जहाँ आपने आज हमें देखा है, हम हमेशा इधर ही एक दूसरे से मिलते हैं। शायद सुभान भरा को भी ये बात मालूम थी। जब ही कुर्बान के पहुंचते ही वो खुद भी पीछे पहुंच गया। वो तो रब का करम है कि आप आ गए और मेरी जान बच गई। इसके पूछने पर फरीदा ने सारा किस्सा सुना दिया। चौधरी बख्तियार को इस मामले का कुछ इल्म है? ना जी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। आप भी इन्हें कुछ ना बताना। इसका सवाल सुनकर वो जल्दी से बोला, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। शहरयार ने इससे वादा किया और मुशाबरम खान की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, गाड़ी मोड़ लो, पहले हम इन्हें चौधरी बख्तियार के घर छोड़ देते हैं। ना जी, घर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप ही चली जाऊंगी। जिनसे खतरा था वो तो चले गए, अब मुझे कोई डर नहीं। ये मेरा अपना पिंड है, यहाँ के सारे लोग भी मेरे अपने हैं, यहाँ वालों से कोई मुझे नुकसान नहीं। पर अगर मैं आपकी गड्डी में घर तक गई तो भाई जी को खोज लग जाएगी कि मैं आपके साथ क्यों आई हूँ। फरीदा इसकी पेशकश से साफ इनकार करके गाड़ी से उतर गई। उसने भी कोई तारुस नहीं किया। वो जानता था कि फरीदा ठीक कह रही है, इसे वाकई यहाँ से अपने घर पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होती। अलबत्ता इसके साथ जाने पर वो बात खुलने का अंदेशा था जिसे वो छुपाना चाहती थी। खुद शहरयार को इस मामले को खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानता था कि इस तरह की कई कहानियां इसके इर्द गिर्द फैली हुई होंगी
और वो ऐसी हर कहानी में खुद को मुलविस करके अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं एसएचओ बशीर काकड़ बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम। कहो काकड़, इस बच्चे इलियास के सिलसिले में तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि जल्द ही बच्चे का पता करके उसके माँ बाप तक पहुँचाओ, पर अभी तक तुमने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। बशीर काकड़ की आवाज़ सुनकर उसने फौरन उसे आड़े हाथों लिया। इसी बारे में तो रिपोर्ट देने के लिए आपको सहमत दी है सर जी। आपके हुक्म पर हम लोग इलियास को ढूंढने में लगे हुए थे। सारा गांव छान मारा था, बसों के अड्डे पर भी जाकर पूछगछ की कि कहीं बच्चा गांव से बाहर तो नहीं निकला, मगर कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज दोपहर हमें सब पता चल गया है और बड़े ही सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं जी। इतने सालों की सर्विस में मैंने इतना घिनौना मामला कभी नहीं देखा। लोगों का कुछ पता ही नहीं चलता, सामने से इतने नेक नजर आते हैं और अंदर से पूरे शैतान हैं। जो अल्लाह के घर में बैठकर भी ऐसी घिनौनी हरकतें करे, इसे शैतान क्या, शैतान से बढ़कर भी कहना चाहिए। तफसील और तरतीब से सारी बात बताओ, मगर अपने ज़ाती ख्यालात और तबसरों के बगैर। मेरे पास फालतू टाइम नहीं कि तुम्हारी बेसरोपा बातें सुनता रहूं। उसने काकड़ को टोका। मैं इलियास के केस के सिलसिले में बता रहा था जी। इसके बारे में खबर मिल गई है, पर अच्छी खबर नहीं। आज दोपहर से पहले गांव का एक लड़का मेरे पास आया था। लड़के का नाम इदरीस है। इलियास से यही कोई 3-4 साल बड़ा होगा। इदरीस मेरे पास आया और जोर देने लगा कि अगर मुझे इलियास की तलाश है तो मैं मस्जिद की तलाशी लूं और मौलवी गुलाम मोहम्मद से इसके बारे में पूछगछ करूं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह लड़का मौलवी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश क्यों कर रहा है। मैंने इससे इसके इस शक की वजह पूछी तो पहले तो वो कुछ बताने पर तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने ज़रा डराया धमकाया और थाने में बंद करने की धमकी दी तो उसने ज़बान खोल दी। इसकी बताई हुई बातों से मुझे पता चला कि मौलवी कितना गंदा आदमी है। इदरीस ने रो रो कर मुझे मौलवी के इस जुल्म के बारे में बताया जो वो उसके साथ करता रहा था। इलियास के बारे में उसने ख्याल जाहिर किया कि मुझे शक है कि मौलवी ने उसे भी अपनी हविस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। इसका कहना था कि इसे इसी वक्त शक हो गया था जब चौधरी इफ्तिखार की नाराज़गी की वजह से गयास मोहम्मद के घर में फाके हो रहे थे और इलियास मदरसे में मौलवी के पास खाना खाकर आता था। भूख से बेहाल इलियास को यकीनन उसने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन जब गयास मोहम्मद के हालात सुधर गए तो उसने मदरसे का रुख करना छोड़ दिया। कई बार मौलवी गुलाम मोहम्मद ने बच्चों के जरिए पैगाम भेजकर इलियास को बुलवाया, पर वो मदरसे जाने पर राजी नहीं हुआ। जिस दिन वो गायब हुआ, इस रोज़ गयास मोहम्मद ने मार पीट कर उसे मदरसे भेजा था। बस फिर इसके बाद वो नहीं मिला। इदरीस शक के बावजूद किसी के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन आज जब उसने नूरा को रोते पीटते देखा तो उससे उसकी हालत देखी नहीं गई और वो मेरे पास थाने आ गया। इदरीस की रिपोर्ट पर मैं फ़ौरन मस्जिद पहुंचा, पर मालूम हुआ कि मौलवी गुलाम मोहम्मद आज सुबह ही अपने किसी काम से गांव से बाहर गया है और इस वक्त मौजूद नहीं। मस्जिद में 2-3 बच्चे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो मौलवी साहब के हुक्म पर मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। इन बच्चों से पूछगछ करने पर मालूम हुआ कि जिस रोज़ इलियास गायब हुआ, इस रोज़ वो मदरसे आया था, लेकिन मौलवी साहब इसे देखकर बहुत गुस्से हुए और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर मदरसे के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे से बाहर ले गए कि अब तुझे यहाँ पढ़ने आने की ज़रूरत नहीं। बच्चों ने बताया कि मौलवी साहब ने इलियास को मारा भी था और उन्होंने उसके रोने की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन फिर इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मौलवी साहब वापस आकर इन्हें पढ़ाने लगे। ये सारा वाकया हमें पहले भी मालूम था, लेकिन इदरीस के बयान की रोशनी में हमने सोचा तो मामला मशकूक लगा। हमने मस्जिद की तलाशी लेने का फैसला किया। सारी मस्जिद खुली हुई थी, लेकिन वो कमरा जिसमें मौलवी गुलाम मोहम्मद रहता था, इसमें ताला पड़ा था। हमने ताला तोड़कर कमरे की तलाशी ली तो वहाँ ऐसी कई चीज़ें मिली जिनसे अंदाज़ा हुआ कि मौलवी वाकई मशकूक किरदार का बंदा था। अंग्रेज़ी रिसालों से काटी हुई गंदी तस्वीरें, अजीब अजीब दवाइयाँ और क्लोरोफार्म की बोतल उसके कपड़ों के संदूक से मिली, पर इलियास कहीं नहीं था। इसी वक्त मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि मौलवी ने सारी मस्जिद की सफाई का काम बच्चों के ज़ुम्मे लगाया था, तो अपने कमरे की सफाई क्यों नहीं कराई? इस पर क्यों ताला मारकर चला गया? सारी मशकूक चीज़ें तो उसके कपड़ों के संदूक में बंद थीं और संदूक पर ताला लगा था। अगर वो सफाई के लिए अपना कमरा खुला रखकर चला भी जाता तो किसी को उसके बारे में कुछ इल्म नहीं होता। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या हमेशा मौलवी साहब अपना कमरा खुद साफ करते हैं? उन्होंने बताया कि नहीं,
हमेशा तो हम ही सफाई करते हैं, बस आज ही मौलवी साहब ताला लगाकर चले गए हैं। इसकी बात को सुनकर मेरा शक भी पक्का हो गया। मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि कमरे के फर्श पर बिछी चटाई उठा दें। सिपाहियों ने चटाई उठाने की कोशिश की तो वो फर्श से चिपकी हुई थी। उन्होंने जोर लगाकर चटाई को फर्श से उखाड़ दिया। चटाई हटी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। कमरे का फर्श खुदा हुआ था और साफ पता चलता था कि इसे खोदने के बाद दोबारा मिट्टी डालकर बराबर किया गया है। मैंने कुदाल और फावड़ा वगैरह मंगवाकर दोबारा खुदाई करवाई तो जरा सी देर में मौलवी का जुर्म सामने आ गया। इलियास की लाश वहां मौजूद थी और इसकी हालत से जाहिर था कि लाश को दफनाए 15-16 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। अपने तजुर्बे से मैंने अंदाजा लगाया है कि इसे गला घोंटकर मारा गया है। असल बात तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगी। बशीर काकर इसके हुक्म पर तफसील से सारी रिपोर्ट सुनाता गया और वो दमसादे इस भयानक वारदात का किस्सा सुनता रहा। इस सारी तफसील को सुनते हुए उसका अपना जहन भी वाक़यात का तजिया करता जा रहा था। इसे यकीन था कि गुलाम मोहम्मद जब इलियास का हाथ पकड़कर बज़ाहिर उसे मस्जिद से बाहर निकाल आया था तो दरअसल वो इसे बाहर नहीं ले गया था, बल्कि इसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के कमरे में ले जाकर इसे बेहोश कर दिया था। इसके बाद कौम लूत का वो नुमाइंदा अपनी शैतानियत करता रहा, लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि इलियास की इतने दिन की गुमशुदगी के बाद उसका मंजर पर आना खतरनाक भी हो सकता है। तो उसने इस मासूम बच्चे को ख़त्म करके अपने ही कमरे के अंदर उसकी कब्र खोदकर उसे दफना दिया। मौलवी गुलाम मोहम्मद पहली मुलाकात में ही मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी इसे ये अंदाज़ा हरगिज़ भी नहीं था कि वो इतने मकरूह किरदार का मालिक होगा। जो कुछ ऐसे चो ने उसे बताया था, इसे सुनकर तो इसके अंदर शोले से भड़क उठे थे और बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह वो गलीज आदमी सामने आ जाए तो अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। मौलवी के बारे में क्या इतला है? वो कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा? खौफनाक संजीदगी के साथ उसने एसएचओ से पूछा। मौलवी किसी को कुछ बताकर तो नहीं गया, पर मैंने इसके बारे में जो तफ्तीश करवाई है इससे पता चला है कि वो इर्द गिर्द के किसी गांव ही गया है। जिस बस में वो बैठा था इसके कंडक्टर ने बताया है कि वो मीरू में से किसी एक गांव के करीब उतरा था। सही जगह उसे याद नहीं थी। मैंने दोनों जगह अपने बंदे भेजे हैं, वो वापस आ जाएं तो फिर पता चल सकेगा कि मौलवी कहाँ है। वो जहाँ भी हुआ मेरे सिपाही इसे हथकड़ी लगाकर ले आएंगे। इसकी गिरफ्तारी के बाद मैं आपको खबर कर दूंगा। अभी तो इसलिए फ़ोन किया था कि आपको अब तक की रिपोर्ट दे दूं। एसएचओ ने उसके सवाल का जवाब देते हुए यकीन दहानी करवाई। ठीक है, वो गिरफ्तार हो जाए तो मुझे खबर देना। मैं इस शख्स को इसके जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। और हाँ सुनो, कोशिश करना कि इलियास के वर्सा को इसकी लाश कार्रवाई के बाद बगैर किसी परेशानी के मिल जाए। वो बेचारे पहले ही दुखी होंगे, इन्हें मजीद तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एसएचओ को हिदायत देने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया और अब्दुल मन्नान को अपने कमरे में बुलाकर वाक़ये के बारे में आगाह करके ताज़ियत के लिए पीराबाद जाने का फैसला भी सुनाया। जब वो लोग पीराबाद पहुंचे तो गयास मोहम्मद के घर में कोहराम मचा हुआ था। एक तो मासूम बच्चे की भयानक अंदाज में लाश मिली, फिर इस शख्स के बारे में होने वाला इंकिशाफ जिसे वो बहुत नेक समझते थे और जिसकी हर बात पर अमल करते थे। लोगों में सख्त इश्तियाल और गम और गुस्से के जज्बात पाए जाते थे। शहरयार को देखकर वो लोग जोरदार आवाज़ में मुतालबा करने लगे कि मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उसने लोगों को तसल्ली दी और उन्हें यकीन दिलाया कि मुजरिम को किसी हाल में भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो गयास मोहम्मद से मिला। अकलौते बेटे की मौत ने उसे बिल्कुल गुमसुम कर दिया था। शिद्दत गम से वो रोने के लायक भी नहीं रहा था। अलबत्ता नूरा खूब पछाड़े खा रही थी और बैन कर करके रो रही थी। गांव के लोग भी अफसरदा थे और उसके साथ आंसू बहा रहे थे। इस अरसे में तीसरी बार नूरा की कोख उजड़ी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो जो ताज़ियत के ख्याल से वहाँ आया था, इसे अंदाज़ा हुआ कि वो इन लोगों को कोई तसल्ली नहीं दे सकता। चंद रस्मी जुमले बमुश्किल अदा करने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। अलबत्ता एक ख्याल बहुत शिद्दत से उसके साथ था। खुद को तबाही से बचाने के लिए नूरा और गयास मोहम्मद ने माँ बानों को दांव पर लगाने का सोचा था, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि चौधरी इफ्तिखार की ज़ात के अलावा भी कोई ज़ात है जो ताकत रखती है, जो रहमान है और रहीम भी। लेकिन जब लोग उसकी रहमत पर भरोसा करने के बजाय ज़मीनी खुदाओं के खौफ में मुब्तला होकर उनकी अताअत करने लगते हैं तो वो अपने क़हार और जब्बार होने का एहसास दिलाता है। अब ये बंदों पर मुनहसर होता है कि वो खुद को की जाने वाली इस तंबीह पर संभल कर अपने रब्बे कायनात से तौबा
استغفار کر لیں یا سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلے شکووں پر اتر آئیں۔